स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल माई एग्जाम पॉड में। दोस्तों हमारा जो डीएलएड के कंटिन्यू क्लासेस चल रहा है, बस आप लोगों की सपोर्ट की थोड़ा कमी है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों को अच्छे अच्छे इससे क्लासेस मिलते रहेंगे। अभी जो है मैं मैथ के क्लासेस करवा रहा हूँ, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट के क्लासेस भी आपके इसी चैनल पे मिल जाएंगे आप लोगों को। और दोस्तों डीएलएड के जितने भी क्लासेस हो चुका है सबका जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो भी आप देख सकते हो। आज जो हमारा क्लास है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की जो है 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्व करेंगे हम। ठीक, उसमें एक बात है ना कि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करना है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना आपके इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए। तो मैं जो है मैथ का प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आज। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा आपको कितना क्या आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप देखते हैं 2020 का जो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि cos a इक्वल टू 0 हो तो a का मान होगा। देखिए cos a का वैल्यू देके रखा है 0 और cos के टेबल देखिए, आप लोगों को टेबल जो है उसकी वैल्यू तो लर्न होना चाहिए। और टेबल को कैसे सॉल्व करते कैसे लर्न करते इससे संबंधित भी वीडियो हमारा बन चुका है, क्लास हो चुका है, तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हो। आप वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आपको दे दिया इस तरह से वैल्यू जो है आपके सामने गिवन नहीं होगा, आपको लर्न होना चाहिए। जैसे cos 0 जो है ये किसका वैल्यू होता है, cos 90 का। तो cos a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 वैल्यू है cos 90 का होगा। ठीक, तो आप cos से cos काट दे रहे हो तो ये इक्वल टू आपका 90 बच रहा है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन जो है बी नंबर की 12 नंबर जो आपका करेक्ट होगा। सेकंड जो है आंकड़े 5 7 9 8 7। अब इसका बहुलक निकालना है, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बहुलक के बारे में भी मैंने पहले बताया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आवृत्ति जिसकी है, हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर जो है, इसमें 7 जो है रिपीटेड है, तो यही आपका बहुलक होगा। सिंपल सी है। सेकेंड थर्ड नंबर जो है आपको देखो रूट के अंदर बी अपॉन ए है मल्टीप्लाई सी अपॉन बी है मल्टीप्लाई ए अपॉन सी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे रूट रूट का सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही रूट में आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी। अब इसको काटोगे तो हमारा 1 आएगा रूट के अंदर, तो 1 का रूट जो है 1 ही होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड थर्ड नंबर जो है सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर। वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है। तो परिधि का जो दोस्तों आपको एक दो फार्मूला बताया था, एक जब आपके पास त्रिज्या होता है तो हम 2 पाई आर लगाते हैं, और जब व्यास होता है तो पाई गुना व्यास लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पाई लगाओ और व्यास आपका गिवन है तो 12 है, 12 लिखो, तो आपका आंसर कितना होगा 12 पाई होगा। ठीक है, 12 पाई सेंटीमीटर आपका आंसर जो है फर्स्ट जो है ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 1 समकोण 2 समकोण 8 समकोण या 4 समकोण। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, इसमें अगर 90 से भाग दो प्रत्येक समकोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो समकोण 90 का होता है, 90 से काटोगे आपका 4 होगा, तो इनके 4 समकोण आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका अति लघु क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं साइड में कर दे रहा हूँ। जो गिवन है क्या, आधार का क्षेत्रफल देके रखा है, आधार का क्षेत्रफल किसकी बात करते हैं, बेलन के। तो आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि जो बेलन होता है इसके आधार नीचे जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पाई आर स्क्वायर गिवन है आपके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर देके रखा है। ऊंचाई जो देखे रखा है, ऊंचाई यानी कि आपका h जो है वो आपके 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन इक्वल टू होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ देख रहे हो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100, तो ये पाई आर स्क्वायर पूरी जगह पे आप 100 रखेंगे। ठीक है, और ये जो एच है इसकी जगह पे आप 10 रखोगे, तो आपका ये मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये आपका आयतन आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का 7 नंबर का आपका आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हल करना है। तो दोस्तों सिंपल सी है, जब हम इस तरह से द्विघात समीकरण देखते हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। देखिए 10 से आपको इधर फर्स्ट है ना, ये है इधर x 1x है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ रहा है 10। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है, दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसके मल्टीप्लाई करने पर तो 10 हो, बट अगर हम इसका ऐड कर दें, प्लस है ना सामने, ऐड करें या कोई भी माइनस नहीं है,
तो उसका आंसर जो है आपका 7 आना चाहिए। तो 2 नंबर ऐसा कौन कौन सा है दोस्तों? सिंपल सी है, 2 नंबर आपका कौन सा होगा? 5 गुना अगर 2 करें हमारा 10 आ रहा है, और 5 प्लस में 2 करें तो आपका 7 आ रहा है। ठीक है, तो हालांकि हमारा जो 7 है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 रूपों में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x और इधर प्लस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ आपके अंडरलाइन करके 2 पेयर बना लिए हमने। तो पहले में हमारा कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या बच रहा है? एक्स प्लस 5 बच रहा है। देखिए एक्स एक्स कट जाएगा ना। यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन आपके 2 आ रहा है, तो आपका एक्स प्लस कितना होगा? 2 5 तो एक में आपका एक्स प्लस 5 हो गया, पहला कॉमन लेके भी देख सकते हो, और दूसरे में हमारा एक्स प्लस 2 हो रहा है इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसके अगर एक्स के वैल्यू सॉल्व करना है तो हम देख सकते हैं जब x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अपना कितना है? 5 का प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। सेकंड, जब हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू हमारा -2 होगा। अतः हमारा x इक्वल टू 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया -5 और दूसरा कॉमा में लिख लो -2। ये आपका आंसर हो जाएगा, -5 और -2 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या कह रहे हैं? एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुने दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ आपके। तो पहले हम वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं। माना वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या को मैंने r माना, तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? पहले वृत्त का r है, तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या दोस्तों उसमें बता दिया सिंपल सी, उसके 4 गुना है तो r ले लेंगे। ठीक है, अब अनुपात निकालना है, तो अनुपात को किस में निकालते हैं? कौन में लिखते हैं? बटे में लिखते हैं। क्या होगा? फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिए दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल और कौन में होगा? द्वितीय वृत्त यानी सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आर ही रखेंगे, और सेकंड वृत्त पाई आर की जगह कितना होगा? 4r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? पाई और आर स्क्वायर हो जाएगा, 4/16 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका बचेगा 1/16। आपका आंसर आएगा 1:16। आपका 1:16 जो है दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए थोड़ा साफ करके हम जगह बना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके देखिए। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए इक्वल टू 55 और एंगल बी इक्वल टू 60 हो, तो एंगल सी और एंगल डी का फाइंड करना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? किसी भी वृत्त के अंदर परिधि को टच करते हुए, ठीक है, कोई भी अगर चतुर्भुज बनता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो हमारा ए बी सी और डी होंगे। ठीक, इसमें जो है आपके एंगल ए देके रखा है 55 और एंगल बी देके रखा है 60। ये जो गिवन है वो आप सबसे पहले लिख लीजिए। दिया क्या है? चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट में कर दो, क्योंकि आपका कंपटीशन लेवल का एग्जाम नहीं है। आप टेट में कर सकते हो, वहां आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपके आंसर से मतलब है। सुपर टेट में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देख रहे हैं एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है किसका? सी का सॉल्व करना है और डी का सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज का रूल होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग, सम्मुख कोणों का योग जो है वो हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सामने सामने ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल जो है ए प्लस का हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए गिवन है 55 और एंगल सी हमें सॉल्व करना है, तो इधर आ गया 180, तो सी इक्वल टू अब जाएगा आपके 180 में से माइनस करोगे 55, तो एंगल सी इक्वल टू आपके कितना आ रहा है? 125। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें किसका निकालना है? डी का भी निकालना है, तो आप लिख सकते हो इसी प्रकार आपका एंगल बी प्लस का एंगल डी इक्वल टू हमारा 180 होगा। तो एंगल बी आपका देके रखा है 60 डिग्री और प्लस का एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू आपकी 180 माइनस का आपके 60 डिग्री,
तो आपका एंगल डी इक्वल्स टू आपकी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्व होगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा तो लंबा होगा नहीं। तो एंगल डी इक्वल टू 120 आ गया, एंगल सी इक्वल टू 125 आ गया। ठीक, चलिए इसको मैं साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्लियर हो गया ना ये दोस्तों, कोई डर नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। आपको चक्रीय चतुर्भुज का जो रूल है वो पता होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोटा सा ही क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस tan 45 का मान। देखिए दोस्तों, इसी में मैं कर देता हूँ। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और tan 45 की वैल्यू होता है 1। देखिए आधा आधा और 2 आना चाहिए, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 लिख लिया, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, और इधर 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। 2 और 2 आपके 4 हो जाएगा, नीचे आप 2 लिखेंगे, 2 से काटेंगे, आपका आंसर जो 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट ना लिख के एलसीएम लेके सॉल्व करके बता दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गए 11 नंबर क्वेश्चन भी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लघु क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 और 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। एक समीकरण 2 देखे रखा है, इनका हल करना है, x और y की वैल्यू सॉल्व करना है। तो दोस्तों समीकरण सॉल्व करने के हालांकि आपके 3 मेथड है, बुक में आपके साथ 2 ही होगा। एक एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन जिसे प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं, और थर्ड जो होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, आपको जो मेथड आता है उसी मेथड सॉल्व करिए। जैसे मैं अगर इसको एलिमिनेशन से करता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, इसको सेकंड बना लिया। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी टर्म, चाहे एक्स वाला टर्म चाहे वाई वाला, किसी भी टर्म्स को इक्वल कर लेते हैं, फिर एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के नीचे रख के माइनस करना या प्लस करना, जैसे भी आपको एक टर्म को काटना आ जाएगा आंसर। चलिए अब इसमें अगर 3 और 2 वाला देखोगे, ये छोटा नंबर है, हालांकि 7 से भी हम कर सकते हैं। मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 3 6 हो जाएगा, या 6y हो जाएगा। और अगर सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर 3 से अगर गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई करूं, तो 3 2 6 हो रहा है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट लिखते हैं 2x माइनस 3y और इक्वल टू 13 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, और 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 या 4 और 2 3 6 और 13 2 या 26, इसको हम इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। और यहाँ पर 3 7 21x और 3 2 6y, और यहाँ पर 260 आ जाएगा। यहाँ पर इसको इक्वेशन देखिए, यहाँ पर जो आप y की वैल्यू देखिए 6/6 का आ गया, बट उसके सामने जो साइन है दोनों माइनस का है, जिसको हम काट नहीं सकते। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब जब अलग अलग साइन होता है हम प्लस करते हैं, तो हम ये लिख सकते हो समीकरण थर्ड को माइनस कर रहे हैं 4 से। देख लो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट गया आपका। यहाँ पर आपके कितना बचा दोस्तों, 21x और 4x, तो माइनस का 17x बचा। इधर आपके 60 में से 26 गए तो माइनस का 34 हो गया, तो आपका x इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 34 बटे हो जाएगा माइनस का 17। माइनस माइनस अब काटो, आपके कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपके आ गया 17 दूनी 34, 2 आ गया। x का वैल्यू आपके कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका y के वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हम लिख देते हैं x के मान, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए 1 में रखते हैं। एक हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 है। x का वैल्यू हो जाएगा 2 और माइनस का 3y इक्वल टू 13 है। दो दूनी कितना होगा 4, माइनस का 3y और इधर है 13, तो आप माइनस का 3y इक्वल टू अपना क्या होगा 13 माइनस 4, तो आपने कितना आ रहा है यहाँ पर 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा 9 और माइनस का 3 करेंगे तो आपका क्या आएगा y इक्वल टू -3, आपका क्या है -3। तो दोस्तों आपका क्या आ गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 का था। हमारा x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू हमारा -3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, एक क्वेश्चन पे कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्व आपने हर सेमेस्टर में किया होगा, माध्य का समांतर माध्य निकालना या बहुलक, ये जो चैप्टर है आपका 3 का नंबर होता है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये आयु का एक कॉलम बना लो, आयु जो किसमें देकर रखा है, वर्ष में।
दूसरा कॉलम हमारा छात्रों की संख्या, क्योंकि ये आयु वर्ष में इसी का माध्यिका निकालना है, छात्रों की संख्या। और एक कॉलम जो होगा आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता, बारंबारता हम उसके फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखिए जैसे ये 4 है छात्रों की संख्या जिसकी आयु जो है 10 वर्ष है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी, 4 हो गया। ऐसे ही आपका ये 8 छात्रों की जो आयु है वो आपका 12 वर्ष है। ऐसे ही 12 छात्रों का आयु जो है वो 14 वर्ष है। ठीक है, हालांकि इसके माध्यिका में देख ही रहा है मिडिल वाला ही आएगा, 14 ही आएगा, लेकिन हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, हमने 3 यहाँ कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, आयु वर्ष में जो दिख रखा है उसी को लिख लो। कितना है 10, फिर रखे 12, फिर रखे 14, नेक्स्ट रखे 16 और 18। छात्रों की संख्या आपके 4 है और 18 है 12 वर्ष वाले, और 14 वर्ष के 12 है, 16 वर्ष के भी आपके 6 है, और 18 वर्ष के 10 है। ठीक, संचयी बारंबारता में हम क्या करते हैं, ये जो पूरा इसको तो सीधा लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, ये 4 के साथ ये 8 जो ऐड करेंगे, आपका जोड़ेंगे तो कितना होगा फिर 12। नेक्स्ट लाइन में फिर ये 12 और 12 ऐड करके आपका कितना हो रहा है 24। 24 में फिर 6 ऐड करके आपका 30 हो रहा है, 30 में 10 ऐड करके। ठीक है, इतना दोस्तों आपको समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल है। चलिए अब हम करते नीचे ऐड करते इसको, योग लिखते एन के संख्या, योग लिखो। ठीक है, एन एन इक्वल्स टू कितना आएगा दोस्तों, ये जो संचय बराबर थे जितना उतना ही आना चाहिए, 40 आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो माध्यिका निकालने के 2 फार्मूले हैं, एक तो सम संख्या के लिए होता है, एक विषम संख्या के लिए होता है। जैसे हमारा ये एन जो है जो आपका 40 है, ये हमारा सम संख्या कैसा है दोस्तों, सम संख्या। तो सम के लिए हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका इज इक्वल टू n अपॉन 2 का पद प्लस में n अपॉन 2 प्लस 1 का पद, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से। अब n हमारा कितना है 40 रख लो, 40 प्लस 2 वापस प्लस में आपका 40 प्लस अपॉन 2 प्लस 1 वापस, पूरे का अपॉन में आपके 2 चल रहा है। ठीक, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए 40 को आप काटोगे, आपका कितना आ रहा है दोस्तों 20 वापस, प्लस यहाँ काटोगे आपके 21 वापस, 21 वापस, नीचे आपके पूरे के डिवाइड में आपके 2 आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 20वां पद 21वां पद कहाँ से लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 12 और 24 संचयी बारंबारता वाली लाइन में देखते हैं, इसके बीच में हमारा क्या है 20वां पद और 21वां पद है, लेकिन हम मैक्सिमम वाला देखा जाता है 24 के लाइन में हम सीधा पहुंचो कितना आपके 14 आना चाहिए। ठीक है, तो आपका 20वां पद और 21वां पद किसके बीच में है, हम यहाँ लिखेंगे 20वां पद व 21वां पद संचयी बारंबारता की, संचयी बारंबारता के 12 और इसके 24 के बीच में, 24 के अंतर्गत है, तथा 20वां पद इक्वल टू 21वां पद इक्वल टू, देखिए 20वां पद और 21वां पद कौन सा लेंगे, सीधा 24 के सामने 14 लेंगे, 20 इतना 14, 20वां पद आपका हो गया 14 और 21वां पद भी। आपकी ये माध्यिका जो चल रहा है सॉल्व करें, माध्यिका इक्वल टू कितना है भाई 20वां पद कितना आ गया 21वां पद 14 अपॉन में 2, आपका कितना हो रहा है 28 बटे 2, काटोगे आपके माध्यिका कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों ये जो चैप्टर है ना सांख्यिकी वाला, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर से कंटिन्यू चल रहा है, और 2 चैप्टर और भी है, ये आपका वर्ग वर्गमूल और घनमूल, ये जो 3 चैप्टर अभी कॉमन चल रहा है हर सेमेस्टर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी 2 मार्क्स के लिए दे रहे हैं, बहुत आसान है, गिफ्ट है आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन अगर आ गया तो। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस का sin स्क्वायर 30। देखिए यहाँ केवल आपके टेबल के वैल्यू ध्यान होना चाहिए, बाकी जो ये क्वेश्चन है वे तो आपको गिफ्ट है, एक तरह का 2 नंबर गिफ्ट दे रहे हैं। 4 cot 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस sec 60, तो आपको पता है cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो उसको उल्टा करेंगे 2 का होल स्क्वायर कर दो,
साइन 30 का वैल्यू 1/2 इसका 4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपके आ गया 4 मल्टीप्लाई 1 होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 और यह 4। यहाँ आपके हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस का 1/। ठीक है दोस्तों, आगे देखो यहाँ पर जो प्लस का 4 माइनस का 4 दोनों कट जाएगा, आपका बचा 1/4। ये आपका आंसर है। देखिए छोटा सा कोर्स है, ये गिफ्ट का नंबर नहीं है आपके लिए, बिल्कुल है। इस तरह से क्वेश्चन भी एक आध होती है जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको खाली टेबल लर्न होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक घनाभ का माप 98 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 42 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन का भुजा। देखिए क्वेश्चन में एक चीज बताया, स्टेटमेंट घनाभ का आयतन जो है वो घन के आयतन के बराबर है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, घनाभ का माप देके रखा है, तो ये पहला जो 98 है उसकी क्या है, लंबाई है। ठीक, घनाभ का लंबाई देके रखा है आपका 98 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई आपके देके रखा है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके देके रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे जो प्रश्नानुसार बात कर रहा है कि जो घन का आयतन है वही हमारा घनाभ का आयतन है। तो लिख लेते हैं घन का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन, प्रश्नानुसार होना है ना घनाभ का। चलिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, यानी कि हम ए क्यूब भी लिखते हैं, भुजा घात 3। यहाँ घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। ठीक, चलिए आप वैल्यू पुट करिए। ये देखिए भुजा की घात 3, इसको शॉर्ट में हम ए क्यूब लिख देते हैं, लंबाई हमारा 98, चौड़ाई हमारा 42 और ऊंचाई हमारा 18 है। यहाँ से हम जब क्यूब हटाते हैं तो इधर क्यूब रूट लगता है कि घनमूल लग जाएगा। ठीक है, ये आपका घनमूल हो जाएगा। यहाँ आप मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो पोर्शन आपका टफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके घनमूल लग जाएगा 98, 42 और 18। अब ये जो आपके घनमूल निकालना है इसको भी आप मल्टीप्लाई करके मत करिए, फैक्टर करिए एक एक करके। 98 का फैक्टर करोगे दोस्तों, 98 का फैक्टर ऐसे आप कर सकते हो, हालांकि शॉर्ट में कर सकते हो। 2 कितना हो जाएगा 49 और 7 7 7 7 1। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। वैसे आपका 42 6 7 होता है ना, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 18 आपका क्या होगा, 9 2 18 ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए ए इक्वल टू 3 3 का क्या बनाती है, जोड़ा बनाती है, क्योंकि इसमें घनमूल पूछते 3 3 का, वर्गमूल में 2 2 का। देखिए 3 का भी ये, और जो ये आपका क्या बच गया 2, देखिए एक 2 इधर है एक इधर है। आप चाहो तो एक जगह लिख के भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसको एक ही जगह लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका ये 2 में से एक निकलेगा, 3 में से एक निकलेगा, साइड में से एक निकलेगा। तो ए इक्वल टू होगा 2 3 6 6 7 42 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लास्ट में यहाँ लिख दो क्या, तथा घन का भुजा जो है आपका कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना ये क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। चित्र निम्न चित्र ओ वृत्त का केंद्र हो गया और एओ भी व्यास हो गया। ठीक, वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार है, सी और डी देखिए ये सी और डी 90 बना हुआ या 90 गिवन है। कभी बार क्वेश्चन में ये होता है ये 90 जो गिवन नहीं होता, तब भी हम 90 लगाएंगे। कैसे, रूल क्या होता है, क्योंकि ये व्यास बताया एओ भी, ये वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है और वृत्त को 2 भागों में बांटने का मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त में करते हैं ना, तो हम एक रूल जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ गिवन ना होता तो हम वो रूल लिख के 90 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा, इसी प्रकार सी ए बी आपका देख रखा है 30, सी ए बी डी आपका देख रखा है 40, ए बी डी 40 है। हमें फाइंड करना है सी ए डी और सी बी डी। देखिए देखिए फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है सी ए डी है कि सी आपका यह ए और ए है डी, इसके वैल्यू सॉल्व करना है पूरा। दूसरा आपको सॉल्व करना है सी बी डी, यानी कि ये सी बी और ये आपके डी, ये पूरा का सॉल्व करना है। हमसे पूरा पूछा, ये खाली एक नीचे का देके रखा, ऊपर वाला सॉल्व करना है और पूरे ऐड करना है ये भी। हालांकि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है तो आपको पूरे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए
हम पहले ये अर्धवृत्त के ऊपर के हिस्से के जो ट्रायंगल है इसमें देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें एक चीज बताया, या लिखो यार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। सो दैट यहाँ तीन कोण कौन कौन सा बन रहा है, पहला आपके सी ए बी एंगल सी ए प्लस में आपका क्या बनेगा ए सी बी, ए सी बी प्लस में आपका ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए आप। अब यहाँ सी ए बी का वैल्यू कितना है 30 प्लस में ए सी बी आपका है 90 और आपको ए बी सी फाइंड करना है। ए बी सी इक्वल टू आपका 180 चल रहा है इधर, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 120। यहाँ एंगल आपका ए बी सी है और इक्वल टू 180। तो अब एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा 180 में से अगर हम 120 माइनस करेंगे तो एंगल ए बी सी इक्वल टू का कितना 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा यहाँ पॉइंट दिख रहा है आपका, ये अगर 60 आ गया कितना ए बी सी 60 आ गया। अब ये पूरे का जब पूछा है तो ये 60 और 40 आपस में ऐड हो जाएगा तो कितना 100 आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या सी बी डी, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी बी डी इक्वल टू आपका क्या होगा दोस्तों एंगल ए बी सी, तो हमने फाइंड किया अभी ए बी सी और एक गिवन है ए बी डी प्लस में एंगल ए बी डी। तो आपका एंगल सी बी डी इक्वल टू आपका 60 प्लस 40 इट मीन आपका सी बी डी जो है कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है, एनी डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होना है। नेक्स्ट आपके सिमिलर इधर भी करो। अब लिखो इसी प्रकार हमारा ए नीचे वाले त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी आप क्या करेंगे एंगल ए डी बी प्लस ए बी डी प्लस बी ए डी इक्वल टू 180 होगा ना। वो स्टेटमेंट पहले यहाँ लिख दिया था, दूसरी बार क्या लिखना है इसी प्रकार लिख दिया। अब ए डी बी का वैल्यू जो है कितना है, ए डी बी आपका 90 है और ए बी डी आपका 40 है। आपको सॉल्व करना है एंगल बी ए डी का इक्वल टू 180 है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप इनको ऐड करके देखिए, यहाँ पर 90 और 40 130 हो गया प्लस में आपका एंगल बी ए डी और इक्वल टू 180। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 माइनस का 130 इट मीन आपका एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब आपका ये एंगल कौन सा सॉल्व करना है दोस्तों सी ए डी, जो आपका बी ए डी यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया। अब देखो 50 और 30 ये दोनों अगर ऐड करेंगे 80 आ रहा है, लेकिन उसको लिखना भी तो पड़ेगा मेथड में एंगल। तो एंगल सी ए डी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, देखिए सी ए डी क्या होगा सी ए बी और बी ए डी। ठीक है, एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए दोनों को ऐड करना। एंगल सी ए डी इक्वल टू आपका ए गिवन है कितना 30 गिवन है और बी ए डी हमने निकाला 50 है। तो इसका सी ए बी आपका 30 है, इसका हमने फाइंड किया 40 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो एंगल सी ए डी इक्वल टू आपका कितना आ गया 50। ठीक है, तो इस तरह से आपका दोनों आंसर फाइंड हो गया। आपसे पूछा था यहाँ पर सी ए डी का पूछा था और सी बी डी का पूछा था, तो हमने सी बी डी का यहाँ सॉल्व कर दिया 100 आ गया और दूसरा आपके सी ए डी क्लियर आ गया। ठीक है, तो आपका ये दोनों आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आप स्टेटमेंट में लिख भी सकते हो। ठीक है, ओके क्लियर हो गया। ये केवल थोड़ा देखने में लगा है कि लंबा होगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का पोर्शन है, तो एक आध पोर्शन तो लंबा होगा, लेकिन अगर एक पोर्शन आपके एमसीक्यू में तो आप ओवरऑल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देर तो लगता है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन आपका 17 नंबर। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट देखा, अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या का योग, ये तो गलत देख रखा है यहाँ पर, प्रिंट शायद गलत होगा। 2 अंकों की एक संख्या का योग में संख्या के अंकों का योग क्या होगा अंकों का योग।
पहले दो अंकों की बात करते थे उसको काउंटिंग करते 1 से लेकर अगर 9 तक करते हो तो ये तो आपका एक अंक होगा। जैसे ही हम 10 लिखते हैं 10 से लेकर 99, ये आपका दो अंकों की संख्या। 100 में जाते 3 अंक हो जाता। तो इसमें जो है पहला जो अंक होता है वो हमारा इकाई अंक, दूसरा अंक जो होता है दहाई अंक। ठीक, तो मान लेते हैं, माना इकाई अंक, इकाई अंक को हम क्या मानते हैं भाई, बाई मान लिया, और दहाई अंक को मान लेते हैं एक्स मान लिया। तो संख्या क्या होगा, ध्यान देखिए, संख्या जब दहाई अंक 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, 10 गुना दहाई अंक, और आपसे अगर 3 अंक को पूछते तो 100 से गुना करते और फिर प्लस में दहाई अंक, जैसे आपने एक्सपेंडेड किया होगा विस्तृत रूप छोटे क्लास में, प्लस में इकाई अंक। चाहो तो आप फार्मूला लर्न कर लो जैसा आपको अच्छा लगता है। ये आपके क्या होगा 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में वाई, तो आपका संख्या क्या होगा 10x। ये तो आपका संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न में कह रहा है अंकों का योग 12 है, ठीक है। पहला प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार फर्स्ट में देखते हैं अंकों का योग, अंकों का योग जो है वो आपके 12। तो अंक हमारे क्या है, इकाई अंक वाई है, दहाई अंक एक्स है, तो इन दोनों का योग यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको अब इक्वेशन फर्स्ट होगा। और दूसरा प्रश्न इसमें क्या था कि यदि उस संख्या में से 36 घटा दी जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, ठीक है। तो अंकों का स्थान बदलने का मतलब समझ रहे हो ना, अंकों का स्थान जैसे आप हम पोर्शन लिख दीजिए 36, तो इनका अंकों का स्थान इकाई को दहाई में बनाओ, दहाई को इकाई में, तो आपका 36 को क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा ना, पलट देना है नंबर को, ठीक। तो चलिए इसको बेसिक स्टेटमेंट में बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट नंबर प्रश्न पूछा हमसे, प्रश्नानुसार सेकेंड जो है संख्या में से हमें कितना माइनस करना है, 36 माइनस करते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है, अंकों का स्थान बदल जाता है। जब अंकों का स्थान बदल देते, संख्या हमारा क्या दोस्तों, संख्या ये एक्स वाई मत लीजिएगा, ये 10x प्लस वाई, ठीक। तो संख्या हमारा 10x प्लस वाई, इसमें से हम 36 माइनस कर रहे हैं तो अंकों का स्थान बदल जाएगा, एक्स का स्थान वाई ले लेगा, वाई का स्थान एक्स ले लेगा, तो यहाँ हुआ 10 वाई प्लस का एक्स। क्लियर है ना दोस्तों, यही पर पॉइंट है, यही पर मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये 10 वाई को इधर लेके आओ और एक्स को भी इधर लेके आओ, तो ये एक्स इधर माइनस हो जाएगा, प्लस का वाई ऑलरेडी चल रहा है, माइनस का 10 वाई हो जाएगा, इधर आपके माइनस का 36 इधर जाके प्लस का 36 करना, ठीक। तो आपका यहाँ क्या हो रहा है 10 माइनस 1 इक्वल टू 9x, यहाँ आपके 10 माइनस 10 प्लस 1, तो आपका माइनस का 9y इक्वल टू आपका 36। ये देखो 9 से कट रहा है, 9 1 9 1 9 4, तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आपका सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ ऑलरेडी अगर एलिमिनेशन मेथड से करती है तो y और y x और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, y और y और x और x दोनों इक्वल है। हमें एक टर्म को हटाना है, रिमूव करना है या काटना है, तो यहाँ पर y ऑलरेडी प्लस में है या ऑलरेडी माइनस में, तो इक्वेशन को हम उस कंडीशन में क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर हमें x को हटाना है तो दोनों पॉजिटिव है तो हम माइनस करते हैं। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड प्लस फर्स्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और फर्स्ट हमारा क्या x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये हमारा फर्स्ट है। इसको प्लस कर रहे हैं तो आपका ये y कट जाएगा, यहाँ पर 2x, यहाँ पर आपके होगा 12 और 4 के 16 हो गया, तो x इक्वल टू आपके 16 बटे 2 से काटोगे, आपका x का वैल्यू जो हो गया 8 आ गया। देखिए एक वैल्यू आ गया, अब एक आगे वैल्यू, तो इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y का भी वैल्यू आ जाएगा। देखिए अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो x की जगह पे हमारा कितना, x की वैल्यू 8 आ गया, 8 रख दो, ठीक है। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा हो गया 12 में से 8 माइनस करके 4 आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो हमें संख्या निकालना है, तो संख्या देखिए, संख्या हमारा क्या था, ये 10x प्लस वाई, तो संख्या हमारा क्या होगा भाई 10x प्लस वाई है, तो 10x की जगह कितना रखना 8, y की वैल्यू 4 आ गया,
आपका 8 टाइम 80 और प्लस का 4, आपका आंसर आ गया 84। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, वही संख्या क्या होगा 84। अब देखिए यहाँ के प्रश्नानुसार दो पोर्शन के दोनों स्टेटमेंट इसको फॉलो करता है कि नहीं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, तो आपको चेक कर सकते हैं। अंकों का योग दोनों का योग करो, 8 और 4, 8 और 4 कितना और 12। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि संख्या में से 36 घटा देंगे तो स्थान बदल जाता है, तो संख्या हमारा आया कितना 84 आया। तो इसमें से 36 घटाओ, देखो 14 में 6 के 8 और 7 में से देखिए हुआ 48, इनकी 84 किसमें चेंज हुआ, 4 पहले आ गया 8 बाद में, तो इनकी 48 हो गया। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को ये फॉलो करना है 84, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया आप चेक भी कर लिए तो ये नंबर तो आपको बिल्कुल जेल में है। ठीक है, कोई काट नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपना लास्ट क्वेश्चन है। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। दोस्तों कुएं की बात कर रहे हैं, कुआं जो है किस साइज का होता है भाई, बेलन के आकार का होगा। ठीक, तो ये हमने बेलन के आकार के कुआं बना लिए, चाहो आप डायग्राम बनाओ ना बनाओ कोई। ठीक, इसकी गहराई यानी कि ऊंचाई जो देखे रखा है आपके 14 मीटर और व्यास देखे रखा है आपके कितना 3 मीटर, इतना गिवन है। तो दिया लिख लेते हैं, दिया है व्यास इक्वल टू कितना देखे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, व्यास बटे 2 होता है ना, 3/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, काटी मत इसको, डेसिमल में बताइए। और ऊंचाई आपकी कितना देके रखा है, ऊंचाई या गहराई जो भी लिखो आप। ठीक है, 14 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या कहा है, इसमें से जो मिट्टी निकलेगी, ठीक है, खोदने के लिए तो मिट्टी निकाला जाएगा, वो क्या होगा उसका आयतन होगा। और वैसे भी यहाँ बता दीजिए जो खर्चा है प्रति घन मीटर, और घन मीटर किसका यूनिट होता है, आयतन का होता है। चलिए आयतन निकाल लीजिए, वो अगर आयतन या आप लिख सकते हो बेलन का आयतन। ठीक है, आयतन इक्वल टू हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे, इसके पावर एच हमारा कितना है 40। ठीक है, 7 दूनी 14 कट गया दोस्त, आपका यहाँ है 22 मल्टीप्लाई 3/2 को 2 बार लिख लीजिए, पावर 2 है ना, और यहाँ पर 2, 2 से 2 काट दो, 2 से काटेंगे 11 आ गया, और 3 9 99 मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर आ गया। ठीक है, तो इसमें से जो मिट्टी निकलेगा यानी कि इसका आयतन कितना है आपके 99 घन मीटर। अब आपसे खर्चा पूछा है तो खर्चा निकाल लीजिए, खर्चा क्या होगा, खर्चा देके रखा है 1 घन मीटर का खर्चा जो है वो 30 रुपए, तो आपके 99 घन मीटर का खर्चा कितना आएगा दोस्तों, 99 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है कि नहीं, अब मल्टीप्लाई कर दोगे 0 3927 3927 2970 रुपये आपका क्या होगा टोटल खर्चा होगा इस कुएं को खोदने में। देखिए सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो ठीक है दोस्तों, क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। ये आपको पूरा सॉल्व हो गया 2020 का जो पेपर था प्रीवियस ईयर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों को, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।